हैं। पाल साहब, राजनीति में शुरू से इंटरेस्ट था आपका? इन 200 सीटें आ जाएंगी तो आखिर ये जनता का फैसला है। जनता की बुद्धिमत्ता को लोगों को स्वीकार करना चाहिए। आप सरकार बनाने तक का वेट करेंगे या फिर जो है कोई और कानून ला करके उनको किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे? कुछ समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है टू सर्व द सोसाइटी। तो टू हुम, अगर इफ यू फील कि समबडी इज एग्रीव्ड, वो दुखी है, तो अगर आपके मन में दुख नहीं पैदा होता है स्वतः, तो आप सार्वजनिक जीवन लायक नहीं हैं। डरते हैं क्या पाल साहब वाइफ से? तो रोज या तो लगातार हमसे झंझट करती जी, और या तो तलाक ले लेती जी, अगर जीवन में आपको सफल होना जी, तो केवल एक रास्ता है जी। तो अच्छी और हेल्दी लाइफ की जो है जीने का क्या? देखिए, 50 वर्षों से मैंने चाय नहीं पिया। ये अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद में ये क्यों कदम उठाया गया सरकार? तब क्यों नहीं, कब लगाया जाता है? हेलो, नमस्कार। मैं हूं ओम प्रकाश तिवारी और ओपन टॉक विद ओम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम राजनीतिक हलचलों से रूबरू होते हैं, तमाम तरह के वाक़यात से हम जो है रोज़ लगभग जो है रूबरू होते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे अननोन फैक्ट्स होते हैं जिनसे हम बहुत दूर रहते हैं। हमारे अपने चहेते सेलिब्रिटीज़ से, चहेते पर्सनैलिटीज़ से और चहेते नेता से। तो आज हमारे साथ में हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही ख़ास और बहुत ही चर्चित पॉलिटिशियन मौजूद हैं। उनका नाम अगर हम आपको बताएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला, यूँ कहें। जी हाँ, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारी यूपी की राजनीति के बहुत बड़े चेहरे, और यूपी की राजनीति के चेहरे नहीं बल्कि पूरे देश को नाज है उन पर, जिस तरीके से उन्होंने अपने कारनामे करके दिखाए हैं राजनीति में। जगदम्बिका पाल साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाल साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनसे हमारी जो जनता है देश की, वो नोन नहीं है आपके। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत सारे कारनामे आपके लोगों ने सुने हैं, किस्से सुने हैं। पाल साहब, राजनीति में शुरू से इंटरेस्ट था आपका? देखिए, सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में बहुत से ऐसे अनछुए पहलू होते हैं कि जिसको जनता नहीं जानती है। लेकिन अगर आप सार्वजनिक जीवन में एक लंबे कालखंड तक हैं तो जनता इतनी, मैं तो भारत की जनता की बुद्धिमत्ता और उसकी कुशाग्रता पे उसका लोहा मानता हूँ कि भारत की जनता को अपने सार्वजनिक जीवन में नेताओं को, जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन करने की जो उनमें गुण है, वो शायद दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं होगा। और इसलिए मैं तो इस देश की जनता को ये मानता हूँ कि जनता जनार्दन है, और सही मायने में जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, लोकतांत्रिक ढांचा, उसमें जनता कितना सही फैसला करती है। और आप देखिए कि जो अप्रत्याशित होता, सारे एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। इस बार भी एग्जिट पोल क्या था बिहार में कि मतलब बीजेपी एनडीए को बढ़त है। बिल्कुल। तो केवल एग्जिट पोल ही था, लेकिन मैंने कहा था कि एग्जिट पोल जो है, जब एग्जिट पोल आएगा तो अप्रत्याशित होगा। लेकिन 200 सीटें आ जाएंगी तो आखिर ये जनता का फैसला है। जनता की बुद्धिमत्ता को लोगों को स्वीकार करना चाहिए। पाल साहब, एसआईआर जो है बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि ये इल्ज़ाम विपक्ष लगा रही है आप पर और आपकी पार्टी पर कि एसआईआर जो है वो नुकसान कर गया। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होने देंगे। एसआईआर का फ़र्क पड़ा है क्या? देखिए, एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार में जी। और मैं कह सकता हूँ कि जब बिहार के चुनाव में यात्राएं निकल रही थी और हमारे जो वंशवाद के पोषक परिवार हैं, चाहे वंशवाद के पोस्टर बॉय राहुल गांधी हों, या वंशवाद के पोस्टर बॉय तेजस्वी हों, या वंशवाद के पोस्टर अखिलेश यादव, ये लोग जिस तरह से बिहार में घूम रहे थे, एसआईआर का मुद्दा बनाए थे। तो अब अगर एसआईआर के मुद्दे पे चुनाव हुआ और जो चुनाव का परिणाम आया, चुनाव का जो जनादेश आया, तो अब तो उनको पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये कहना कि हम एसआईआर यूपी में नहीं होने देंगे, बंगाल में नहीं होने देंगे, तमिलनाडु में, तो इससे तो ये साफ हो गया कि एसआईआर अगर डोर टू डोर चुनाव आयोग कैंपेन कर रहा था
तो यही कि अगर कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, विदेशी है, अवैध रूप से मतदाता बन गया, राशन कार्ड होल्डर बन गया, आधार कार्ड बनाया गया, तो वो भारत का मतदाता नहीं हो सकता, ना भारत का वोटर हो सकता। भारत के गृहमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं, घुसपैठिये की बात करते रहते हैं, घुसपैठियों को हमें रोकना है, घुसपैठ को रोकना है, लेकिन ये थम नहीं रहा है। नेपाल के रास्ते या मान लीजिए, या फिर जो है बंगाल के रास्ते मान लीजिए, ये मैक्सिमम जो है ये दरें बढ़ती जा रही हैं। अभी NCERT का आंकड़ा रहा, उसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि काफ़ी जो है वृद्धि हुई है घुसपैठियों की। तो अगर सरकार केंद्र में तो है आपकी, लेकिन वहाँ पर नहीं है, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर तो इतनी है कि वो जो है अगर बंगाल में सरकार आपके नहीं है तो भी कुछ ऐसा कानून ला सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है जिससे ममता सरकार पर लगाम लगा करके और उस चीज़ को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्योंकि ये आम जनता का ये सवाल है आपसे। विपक्ष क्यों बौखलाहट कर रहा है? विपक्ष क्यों उनकी लड़ाई लड़ रहा है? आखिर मतलब है कि केंद्र सरकार एक एक बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनको एक एक को आइडेंटिफाई कर रही है और उनको डिपोर्ट कर रही है उनके देश में वापस। लड़ाई तो इसी बात का विपक्ष लड़ रहा है कि वो चाहते हैं जो अवैध रूप से भारत में आ गए हैं। अब स्वाभाविक है कि अगर ओपन बॉर्डर बांग्लादेश का है, ओपन बॉर्डर नेपाल का है, तो ओपन बॉर्डर में मान लिया SSB हैं, सब हैं, अगर इसके बावजूद कोई आ गया तो फिर काम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है कि अगर कोई आ गया घुसपैठिया तो क्या उसको आधार कार्ड बना देंगे? मतलब उसका आधार कार्ड बना देंगे, उसको मतदाता सूची में डाल देंगे। आखिर किसी को भारत का नागरिक होगा वही यहाँ का आधार कार्ड होल्डर हो सकता है, वही वोटर हो सकता है, उसी के पास ID कार्ड हो सकता है। अब अगर कोई बन रहा तो ये तो स्वाभाविक रूप से कि एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बंगाल की गवर्नमेंट हो चाहे पहले आसाम में रहा हो, तो इसको अगर आज आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है, तो इसको भी अगर मुद्दा बनाया था तो उस मुद्दे के बाद तो बिहार में आज के बरसों चुनाव के बाद बिहार हमेशा चाहे क्रांति में रहा हो तो उस आंदोलन में आगे रहा हो, जयप्रकाश जी के नेतृत्व, आज़ादी की लड़ाई में हो, मंगल पांडे हो, बिहार ने काफी नेतृत्व किया। तो अगर बिहार का ये जनादेश जो आया है, ये भविष्य में संकेत है कि अब बिहार का ही ये रिजल्ट नहीं है, पूरे देश में ये SIR जो है वो चाहे बंगाल हो, UP हो, तमिलनाडु हो, अब सब राज्यों में शुरू हो गया है, चुनाव आयोग कर रहा है। UP में 12 करोड़ मतलब उन्होंने फॉर्म वितरित कर दिया है और एकदम जो भारत का नागरिक किसी जाति संप्रदाय का वो मतदाता रहेगा। बिल्कुल। अगर कोई सरकार जो है, इस पर चूंकि हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और गहन बात आपसे करेंगे, उसमें लेके जाएंगे आपको। अगर कोई सरकार, चूंकि हम SIR की बात कर रहे हैं और SIR पर बड़ी जो है जंग छिड़ी हुई है, अगर कोई भी सरकार या ममता सरकार की जैसे आप लोग बात करते हैं, अगर वो बनाती है, अगर वो घुसपैठियों का आधार कार्ड बनाती हैं तो आप सरकार बनाने तक का वेट करेंगे या फिर जो है कोई और कानून ला करके उनको किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे? वो प्रयास क्या होगा आपका? सबसे बड़ी बात है कि उनको आइडेंटिफाई करने का काम जो चुनाव आयोग ने शुरू किया है, वो सबसे, उसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही तो लगता है और वो बड़े डोर टू डोर ट्रांसपेरेंट मैनर में व्यापक ढंग से हो रहा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये SIR का अभियान जो चुनाव आयोग ने शुरू किया है, एक एक विदेशी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या या कोई भी हो जो भारत का नागरिक नहीं है, उसको न केवल आइडेंटिफाई किया जाएगा बल्कि उसको वापस डिपोर्ट भी किया जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और हमारी जनता भी उम्मीद करती है, ऑडियंस की ये चीज़ें होंगी। संविधान की बड़ी बात हुई पिछले सत्र में भी, पिछले हाउस में भी, संसद में बड़ी चर्चा हुई संविधान को लेकर के। विपक्ष हमेशा खड़ी रही, जेब में डाल करके रखी है। पाल साहब, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या? वरिष्ठ नेता रहे हैं और अभी भी हैं और आप आगे तक बहुत अभी लंबी राजनीति आप करने वाले हैं। मुझे ये जानना है कि संविधान में समय के अनुसार या समयानुसार परिवर्तन जरूरी है? संविधान में बिल्कुल समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है। संविधान में समय समय पे संशोधन होता है। जब से मोदी जी आए, आखिर आपने देखा कि उन्होंने कितना संशोधन किए। अगर वो संशोधन नहीं करते तो आज आर्टिकल 370, 35A के कारण जम्मू कश्मीर में भारत की पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं होता था।
वहाँ के दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिलता था, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता था, उनको तमाम भारत की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आवास से लेके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेके उज्ज्वला से लेके 5 लाख गैस का मतलब आयुष्मान कार्ड से लेके। तो आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार को जब जनादेश मिलती है तो वो जनता के हितों में। और आपने देखा नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने तमाम कानूनों को अपसलीट किया, मतलब जो तमाम जो विकास में अवरोधक थे, और संविधान में जिस तरीके से उन्होंने चाहे 3 तलाक का किया हो, चाहे सीए का किया हो, चाहे और हो, इससे देश में जिस तरह से भारत में भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता या भारत में लोगों की एकजुटता आई है, आज पूरा विश्व उसको स्वीकार कर रहा है। सर वक्त पर थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल वाइब्स ले ही रहे हैं आपसे और आपने शुरू भी कर दिया। वक्त जैसा सेंसिटिव मुद्दा आपको जब सरकार ने सौंपा तो आपके लिए कितना मुश्किल था और कितना आसान था, और आगे आपको भविष्य क्या दिख रहा था? देखिए, वक्त ऐसा है कि वक्त किसी एक एरिया में नहीं है, किसी एक गांव में नहीं है। आज वो देश के सभी राज्यों में, सभी इलाकों में वक्फ था, लेकिन वक्फ के नाम पे जिस तरीके से कहीं भी वक्फ बोर्ड जो किसी की अपनी स्वामित्व की ज़मीन हो उसको भी वक्फ घोषित कर दे, सेक्शन 40 में जो 2013 में कांग्रेस यूपीए ने संशोधन किया, तो इससे साफ हो गया है कि आज जो ये वक्फ का संशोधन बिल आया, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने वाला आया है। नहीं तो ये संविधान के ऊपर ओवरराइड कर रहा था, जो कांग्रेस यूपीए में तुष्टीकरण के नाम पे जो वक्फ बोर्ड को पावर दिया गया था। कोई आप अपील नहीं, आपकी ज़मीन हो, अगर वक्फ बोर्ड ने वक्फ घोषित कर दिया तो आप वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील में नहीं जा सकते। कहते थे वक्त में ही सुनवाई, उसके वक्त कोर्ट में ही सुनवाई नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण था। मेरे सौभाग्य है कि मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी। मुझे लगता था कठिन काम है क्योंकि इसकी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। विपक्ष लगातार मुझसे वहाँ की मीटिंगों में हंगामा करता था, झगड़े पे आमादा था। कई बार देखा आपने, हिंसा भी हो गई। हमारे तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने बोतल फेंक करके हमें मारा। तो इस तरीके से, लेकिन जब हमने उसको अमेंड करके भारत की पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया और कानून दोनों सदनों में 15-15 घंटे चर्चा हुई और उसके बाद कानून पारित हुआ, भारत के चाहे हिंदू हों, अल्पसंख्यक हों, सभी ने उसको स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट में जहां 50 याचिकाएं हुई थी कि इस पर स्टे किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंडोर्स किया कि वैध कानून है। महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू ने और उन्होंने इस पे लगाया मुहर कि ये एकदम वैध कानून है। पाल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई कि महामहिम ने मुहर लगाई। महामहिम ने मुहर लगाई और उनकी कहते हैं कि भारत गणराज्य की राष्ट्रपति का मुहर लगाए जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देना, ये थोड़ा सा जो है गले से उतरी नहीं चीज़ जनता के। कितना सही है और कितना गलत है, मानते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, देखिए, वो एक तुष्टीकरण था कि विपक्ष में आपस में होड़ थी कि हम इस कानून को नहीं पास होने देंगे, वो अल्पसंख्यक वोट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में अधिकार है, कोई जा सकता है इस अधिकार। नहीं, ये लोगों ने कहा कि देश की पहली प्रथम महिला, लेकिन संविधान ने कि उस कस्टोडियंस हमारे चीफ जस्टिस ने पूरी सुनवाई का मौका दिया। जितनी याचिकाएं थी उनमें सबको 5-5 लोगों को सुना और सुनने के बाद उन्होंने पूरे उस कानून को वैध किया। कुछ उन्होंने रूल्स के फॉर्मेशन में जो कहा तो वो है। तो इससे साफ है कि जो पार्लियामेंट से कानून पारित हुआ था उस पर एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय की भी वैधता की मोहर लगी। आपका क्या मानना है, बैलेट पेपर से चुनाव होना आवश्यक है, अच्छा है, ठीक है, या फिर ईवीएम चलते रहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया के चुनाव की नज़ीर दूसरे मुल्क में दिया जा रहा है। तो आज जो चुनाव ईवीएम से हो रहा है, इससे ट्रांसपेरेंट ढंग से क्या हो सकता है? और ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। जब चुनाव आयोग कहता है विपक्ष को कि ईवीएम में क्या कमियां आप बताइए, तो नहीं बता पाते। लेकिन उसी ईवीएम से अगर यूपी में बीजेपी एनडीए की सरकार है, योगी जी की है, मोदी जी की है, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की है,
तेलंगाना में कांग्रेस की है, कर्नाटका में कांग्रेस की है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की है और तमिलनाडु में डीएमके की है। बिल्कुल, आपकी पार्टी के सांसद जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी के एक सांसद रवि किशन जी ने ये बात कही थी कि अगर ऐसा होता तो हमारी जो सरकार है वो हर स्टेट्स में होती बीजेपी की। सर, एक चीज़ मुझे और जानना है, चूँकि ये जो पॉडकास्ट हो रहा है ये आपके साथ हो रहा है और बहुत ही खास सवाल हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक जानकारी ये दीजिए कि आप बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर हैं, आपने अटल युग भी देखा है, मोदी जी का भी युग देखा है, दोनों में बेहतर युग आपको कौन सा लगा सबसे ज़्यादा? नहीं, देखिए, अटल जी का भी युग ये था कि पहली बार विपक्ष का एक बीजेपी एनडीए का गठबंधन बना। 34-35 पार्टियों का गठबंधन उन्होंने 5 साल चलाया और जिस तरह से 5 साल चलने के बाद गठबंधन धर्म को बीजेपी ने निभाया और जिस तरह से देश में पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अटल जी ने जोड़ा, पोखरण में जिस तरह से उन्होंने अपना टेस्ट किया, जिससे क्वाड्रेंगल बनी चतुर्भुजी, मतलब एक्सप्रेस बेज बनना शुरू हुआ, तो हुआ काम। और आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो वही जो दीनदयाल उपाध्याय जी की नीति थी कि अंत्योदय, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान ना आए तब तक सरकार के सुशासन का परिणाम नहीं है। पाल साहब, इतने सालों से वक्फ बोर्ड को हम देखते आ रहे हैं, अभी देश में सनातन बोर्ड की बड़ी मांग उठी हुई है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए या इस पर सरकार आपकी कुछ सोच रही है? देखिए, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मानते हैं और जब ये सबको आज सारी योजनाओं में, चाहे प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ हो, तो आप देखते हैं कि चाहे हिंदू हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, सभी को आवास मिला, सभी को शौचालय मिला, सभी को सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन मिला, सभी को आयुष्मान मिला। तो आज सबके विकास की बात हो रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सनातन की बात कर रहे हैं, तो भारत है, स्वाभाविक है कि ये देश है जिसमें लोगों की आस्था सनातन में है। तो हाँ है। और आज जिस तरह से विपक्ष इस सनातन पे हमला करता है, मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू टेररिज्म के नारे लगाए मैं गए। पूछना चाहता हूँ, नहीं, लेटेस्ट बात करना चाहता हूँ। अभी बिहार के चुनाव में भाई ठीक है, आपकी सनातन की प्रति आस्था ना हो, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं। 36 घंटे से जो महिलाएं निराजल व्रत रखती हैं, नहाए खाए या खरना करके, और सूर्य को अर्घ देती हैं अस्ताचलगामी में, और भगवान भास्कर के फिर दूसरे दिन पहली किरण निकलने के समय सूर्य को अर्घ दे करके पालन करती हैं। उस 36 घंटे के निराजल कठोर तपस्या को भी राहुल गांधी ने कहा कि ये छठ का कोई पर्व नहीं, ड्रामा है। तो उन छठ व्रतियों को, जो न केवल बिहार, यूपी, देश में और पूरी दुनिया में उनका अपमान नहीं है, बिल्कुल, तो आप इसमें, मैं कहता हूँ, क्या कानून बनाया जाएगा? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आपकी न भी आस्था हो तो आप सनातन का अपमान तो मत करें। आप क्रिसमस में क्यों नहीं आलोचना करते हैं? किसी मजहब और धर्म की आप क्यों नहीं आलोचना करते? अभी अखिलेश जी ने भी आलोचना की, किसको खुश करने के लिए आप कर रहे हैं? जी जी जी। तो इसका मतलब कि वोट के लिए आप अपने धर्म की भी आलोचना करेंगे, तो इसीलिए जनता जवाब दे रही है। अभी हम थोड़ा सा जो है आपके पर्सनल लाइफ पर अगर हम सवाल करें तो हमारी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाह रही है कि अगर जगदम्बिका पाल साहब राजनीति में ना होते तो क्या होते? जगदम्बिका पाल राजनीति में बाई एक्सीडेंट आ गए। मैं राजनीति कोई स्टूडेंट लाइफ में नहीं करता था, उसमें एक अच्छा विद्यार्थी था और मैं राजनीति नहीं करता। तो अगर मैं जिस फील्ड में भी रहता, मुझे लगता है कि मैं इस देश के लिए योगदान करता। मेरा डिप्टी एसपी में भी सिलेक्शन हुआ, मैं गया, ज्वाइन करके फिर मैंने ट्रेनिंग नहीं की, मैंने 3 विषय से एमए किया, वकालत किया, मैंने प्रैक्टिस शुरू की। अगर मैं आज प्रैक्टिस कर रहा होता तो शायद एक अच्छे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी बन सकता था। मैं खेलना था, इंटरवर्सिटी हॉकी खेलता था, यूपी में खेला, तो शायद मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता था। मुझे ये लगता है कि जीवन में ईश्वर ने मुझे इतना दिया था कि मुझे हर फील्ड में भगवान ने मुझे एक सफलता दी थी। अब मुझे लगता है राजनीति में मैं अगर आया साईं, तो ये ईश्वर की तरफ से मुझे डेस्टिनी में था कि मुझे आना है। मैं कभी छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ा, मैं कभी पहले
मतलब राजनीति के लिए सोचा भी नहीं था। बैकग्राउंड सर आपका था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं, या फिर? हमारे पिताजी नौकरी करते थे पुलिस में, हमारे 2 भाई वकील थे और मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। फिर हमने अवध से भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर हमने इलाहाबाद में भी डिफेंस स्टडीज़ में एडमिशन लिया। फिर मैंने लॉ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। तो मेरी पढ़ाई में भी रुचि थी, मैंने लॉ टॉप किया और अच्छा था। मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था। सर, एक नेता बनने के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो वो एक अच्छा नेता भी बनेगा। क्योंकि स्पिरिट क्या है, सार्वजनिक जीवन का मंत्र क्या है? सार्वजनिक जीवन का मंत्र ये है कि एक आपके अंदर एक संवेदना होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन का मैंने जो अपने महसूस किया कि आप सार्वजनिक जीवन में विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या कार्यकर्ता हो, किस लिए हैं? टू सर्व द सोसाइटी। तो टू हुम, अगर इफ यू फील कि समबडी इज एग्रीव्ड, वो दुखी है, तो अगर आपके मन में दुख नहीं पैदा होता है स्वतः, तो आप सार्वजनिक जीवन लायक नहीं हैं। और अगर कोई एक गरीब, कोई एक मजलूम, एक विधवा, मैं आज ही अस्पताल में गया था, मैं शुरू से जाता हूँ, मैं बस्ती में था, विधायक था तो जिला अस्पताल में जाता, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज में, मैं लखनऊ में भी जब आता हूँ, कोई हमारे सिद्धार्थनगर बस्ती का है तो मैं उसको देखने जाता हूँ। आज भी मैं दिल्ली से आया पीएससी कमेटी की बैठक में, तो मैं मैक्स में गया। हमारा एक रजनीश पटेल है, उसको पुलिस वालों ने अकारण मारा और अभी भी वो कोमा में है। तो मैं गया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी मैं मदद करा रहा हूँ, अपनी तरफ से हम लोग मदद कर रहे हैं। फिर दिल्ली एक और हमारे मिल गए हमारे क्षेत्र की, उनकी वाइफ को वो एक जीबी सिंड्रोम होता है जिसमें सारी नसों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उनको देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं में कोई हमारे परिवार में हो गया। तो मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर संवेदनशीलता हो, दूसरे का दर्द का मर्म आपको एहसास हो, और फिर जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, अगर उस समाज को अपना परिवार समझते हैं, समान भाव रखने वाले, और उनके साथ कर रहे हैं। और यही मोदी जी कहते हैं। आखिर मोदी जी को अगर आज गवर्नेंस मिला है तो वो सबका साथ, सबका विकास की अगर बात करते हैं तो इसी बात को करते हैं ना, कि तब तात्पर्य सरकार का एक लक्ष्य है कि हम आए हैं तो अपार्ट फ्रॉम कास्ट क्रीड, मतलब सबका साथ मीन्स कि ये विपक्ष है जो बांटने की कोशिश कर रहा, तुष्टीकरण कर रहा, हिंदू मुसलमान कर रहा, लेकिन हमारी सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। आपके जीवन का सबसे कठिन निर्णय अगर हम जानना चाहें तो वो क्या था? देखिए, मैं जीवन में बहुत चढ़ाव उतार से गुजरा हूँ, और जीवन में एक कठिन निर्णय था कि जब मैं राजनीति में आया, क्योंकि मेरी माँ नहीं चाहती थी मैं राजनीति में आऊँ। उनको लगता था उनको लगता था मैं सबसे छोटा हूँ, राजनीति में आऊँगा। 2 भाई वकील हैं, एक भाई हमारे प्रोफेसर थे, फिर वो यहाँ LDA में हो गए थे, अफसर हो गए थे, स्टेट अफसर हो गए थे। तो उनको लगता था कि ये भी कहीं सेटल हों, तो एक असुरक्षा की भावना लगती थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा था कि ईश्वर की थी देन, और मैं संपर्क में आया हेमवती नंदन बहुगुणा जी के, और मैं फिर केशवदेव मालवीय जी के बस्ती में, तो वो उन्होंने कुछ किताबें दिया, मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि सार्वजनिक जीवन में भी बहुत सेवा की जा सकती है। आपने दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों की राजनीति की है, सबसे ज़्यादा जो बेहतर अनुभव अगर हम बात करें तो वो कहाँ का रहा? देखिए, दोनों का महत्व है। मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत सरकार से केंद्र सरकार है, वो भी कानून बनाती है, तमाम केंद्र पोषित योजनाएं राज्यों में चलती जिससे विकास होता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक सिक्के के 2 पहलू। केंद्र राज्य मिल के करते हैं तो सही मायने में आज जैसे हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि GST का एक बड़ा पोर्शन मतलब राज्यों को मिल रहा है, और आज इसीलिए राज्यों में आप देख रहे हैं 4 लेन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल कॉलेज आज बन रहा है। यूपी में भी आप देख रहे हैं योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, इसी तरह से और राज्यों में। तो अब स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में है तो आप एक विधानसभा के साथ
विधायक के रूप में उस क्षेत्र का विकास करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ आप जो कानून है उसमें विधायिका पारित करते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट चले जाते तो पूरा देश हो जाता है, बहुत बड़ा व्यापक उसका दायरा हो जाता है, और वो लगता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, मतलब विभिन्न भाषाएं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब एकता विविधता में। तो अब वहाँ तो पूरा लगता है भारत है, एक अलग भारत है जब हम पार्लियामेंट में बैठते हैं। और जब भारत की योजनाओं को डिस्कस करते हैं तो कितना बड़ा वैल्यूम है। आज हर घर को जल के लिए 3 लाख करोड़ जल जीवन मिशन ने दिया, तो एक एक स्कीम में वहाँ 3-3 लाख करोड़ दिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से तो हर स्कीम्स में जिस तरह से रोड हो, हाईवेज हो या एयरपोर्ट हो, तो स्वाभाविक है। और विधानसभा में आपका दायरा छोटा होता है, आप हर घर पहुंच जाते हैं, हर शादी ब्याह, हर, लेकिन अब तो लोकसभा में भी सांसद से भी लोग अपेक्षा करते हैं। तो हम लोग की कोशिश जो हम विधायक के रूप में करते थे, अब बहुत मेहनत पड़ती है, रात दिन चलना पड़ता है। नहीं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर एक और भी हम जानकारी चाहेंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है कि सर हम बहुत जल्दी जो है ये पॉडकास्ट ख़त्म करने वाले हैं, उससे पहले हम 2-3 सवाल आपसे बस लेंगे। सर, फिल्में देखना आप पसंद करते हैं? फिल्में देखना मैं बहुत पसंद करता था स्टूडेंट लाइफ तक जी। लेकिन जब मैं पब्लिक लाइफ में आया तो धीरे धीरे, मतलब मुझे याद नहीं कि शायद पिछले 30-40 वर्षों से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। सर, फेवरेट अभिनेता की अगर बात करें तो वो कौन है आपके? और मुझे लगता है कि अब भी जब घर में आता हूँ रात को, तो मेरी वाइफ सीरियल देखती हैं कभी, या कहीं कुछ कोई मान लिया ग्रैंडसन है वो अपना कार्टून देखता है, लेकिन फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे लिए न्यूज़ लगा दो। तो अब तो केवल न्यूज़ देखने को मिल जाए तो मैं वही हूँ, पिक्चर तो मैंने देखी नहीं। पाल साहब, अगर फेवरेट अभिनेता की हम बात करें, क्योंकि आज के यूथ जो है वो जानना चाहते हैं कि आपका जो है फेवरेट अभिनेता और अभिनेत्री कौन है। हालांकि आपसे तो संसद में कई जो है अभिनेत्री और अभिनेता मिलते रहते हैं, लेकिन आपका कौन है? अब हम लोगों के कार्यकाल के रहे कहाँ, मनोज कुमार को मैं बहुत अच्छा मानता था, और साधना को मैं बहुत अच्छी हीरोइन के रूप में मानता हूँ। अब तो मेरे साथ मान लिया हेमा मालिनी भी है, कंगना रनौत भी, ये लोग बहुत एक टॉप लेवल पे सेलिब्रिटीज हैं। और इतना लंबा कार्यकाल हेमा का चल रहा है कि आज भी वो ड्रीम गर्ल के रूप में पहचानी जा रही। कंगना रनौत ने जो अपनी जगह बनाई है शायद देश में, मतलब वो है। तो सर ऐसे तो अच्छे सभी हैं, लेकिन अब तो मैं फिल्म ही नहीं देख पाता हूँ। तो अब मैं सर यही जानना चाह रहे थे कि जगदम्बिका पाल साहब 24 घंटे इतनी मेहनत करते रहते हैं परिवार के लिए, और कहते हैं कि अपने लिए समय निकालना बड़ा ज़रूरी होता है, वो कैसे निकालते हैं? अब देखिए, ये तो मेरी सबसे बड़ी, मेरी राजनीति में जो कुछ है मेरी सफलता मेरी पत्नी का है। जिस तरह से मेरी ज़िंदगी, शायद आपने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन अगर मेरे क्षेत्र वालों से पूछिए तो यही कहेंगे साहब वो गाड़ी में सोते हैं, हमारे रात को 2 बजे नहीं होता, मैं आए कहीं 3 बजे आए। तो जिसको नसीब बेडरूम का नहीं है, जिसकी ज़िंदगी चलती हुई पहिया की जो गाड़ी है वही घर है, दिन में सभाएं हैं, रात को शादियां हैं, यज्ञ है, कथा है, तो जिसका रात, तो इसमें अगर पत्नी का सहयोग नहीं होता, मुझे लगता है परिवार का सहयोग नहीं होता। अभी अभिषेक आए हैं मेरे बेटे, और उन्होंने देखा यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, और खुद एक बेटा बाहर काफ़ी देर से बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। तो अब आप सोचिए इस परिवार का क्या संस्कार है। वो दरवाज़ा खोल करके आ सकते थे। बिल्कुल। तो इससे साफ है कि इस परिवार ने, जो मेरा परिवार है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतना बड़ा सपोर्ट है कि आज मुझे परिवार की चिंता नहीं करनी पड़ती। खुद हमारी पत्नी पूरे परिवार की चिंता करती है, बेटा अपनी माँ के लिए, हम लोग के लिए केयरिंग है, बहू है हमारी केयरिंग है, और एक दूसरे की बॉन्डिंग है, बेटियां हैं। तो इससे साफ है कि हमें सबसे बड़ा सपोर्ट अपने परिवार से मिल रहा है। इसलिए मैं इतना समय सार्वजनिक जीवन देता हूँ। अब इस एज में भी मैं अगर अब भी 18-20 घंटे चलता हूँ, अब शाम तक यहाँ हूँ, 275 किलोमीटर लखनऊ से सिद्धार्थनगर जाऊँगा, और फिर वहाँ परसों एक बड़ी रैली है, और मेडिकल कॉलेज जो सिद्धार्थनगर बना है, मुझे संतोष है कि पावर ग्रिड ने हमको CSR से दिया था, तो हमने वहाँ के मरीजों के तीमारदारों के लिए 50 बेड का एक विश्राम सदन बना रहा है। तो ये आपकी रिपोर्ट है सर, और आपने काम तो बहुत अच्छे किए हैं सर। हम आपकी पर्सनल लाइफ पर लौट आए थे, तो सर अंतिम प्रश्न और आपसे जानना चाहेंगे, जो सर ये मेरा सवाल नहीं है सर, ये आज के जो यूथ है उनका सवाल है कि लोग जो है ऐसा कहते हैं
कि पत्नियों का बड़ा प्रेशर रहता है। सर, पत्नियों का प्रेशर तो अभी आपने क्लियर कर दिया कि आपका जो है बड़ा साथ रहा और जो है स्नेहलता जी ने आपको बड़ा सपोर्ट किया। सर, डरते हैं क्या पाल साहब वाइफ से? अब मुझे लगता है कि तो किसी का अनुभव हो सकता है जी मतलब अगर पत्नी इतना सपोर्ट कर रही, त्याग कर रही है, जी तो अब इसमें पति पत्नी में डर कहाँ से आता है? जी। पति पत्नी अगर हैं, सर, समय पर घर आने वाला, जाने नहीं, वाला, नहीं, बहुत सारी चीज़ें, अगर हालांकि सोशल उसमें नहीं हैं आप। भाई, अगर वो सपोर्ट नहीं होता जी कि मैं एक दिन निकला, कई दिन बाद आता हूँ, या रात को 2 बजे 3 बजे आता हूँ, तब भी खाने का इंतजार वो करती रहती हैं। जी। तो अगर इस पे मतलब हमको डर होता तो मैं शाम को घर पहुँच जाता। बिल्कुल। और अगर उनको होता तो रोज या तो लगातार हमसे झंझट करती जी और या तो तलाक ले लेती। जी तो मुझे लगता है कि अगर मैं 3 बजे आऊँ तब भी वो इंतजार करेंगी खाने पे, जी और मतलब 2 दिन बाद भी आऊँ तब भी चिंता करेंगी जी। कि कपड़े हैं कि नहीं हैं। जी 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 तो मुझे लगता है कि भाई स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता में उसके परिवार का योगदान होता है, जी। सभी का। जी इसमें न भाव डर का है, जी न इसमें भाव किसी से तनाव का है। जी जितना आपस में परिवार में बॉन्डिंग होगी उतनी परिवार की आपस में स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि परिवार और उसके साथ समाज, हाँ और कुछ भी अगर आपकी मुकाम है, सफलता है, तो मैं युवाओं के लिए भी कहना चाहूँगा जी कि कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जी अगर जीवन में आपको सफल होना जी तो केवल एक रास्ता है, जी वो है मेहनत। जी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जी आप हो सकता है, देखिए, सार्वजनिक जीवन में सफलताएं मिलती हैं, जी। असफलताएं मिलती हैं, असफलताओं से लेकिन अगर आपने मेहनत किया। मैं 2004 में जी मैं लोकसभा चुनाव लड़ा पहली बार सिद्धार्थनगर, बिल्कुल। मैं हार गया, जी जी लेकिन फिर वहीं मेहनत कर रहा था अथक। तो आज 2009 जीता, 2014 जीता, 2019, 2024, लगातार आप 4 बार से उसके पहले बस्ती 93, 96, 2002, 80, 82। तो मुझे लगता है कि अगर आप निश्चित तौर से जी एक शिद्दत के साथ, जुनून के साथ जी और निष्ठा के साथ जी और अपने दायित्व के बोध के साथ या अपनी जवाबदेही के साथ जी अगर आप मेहनत करते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जी, तो आप सार्वजनिक जीवन में आपको लोग प्यार करेंगे। अच्छी और हेल्दी लाइफ का सर राज बता दीजिए, क्योंकि हमारे युवा जानना चाह रहे हैं। आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अच्छे नेता रहे, और सर जीवन में आपने विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर जो है चीज़ों को देखा है, जिया है। तो अच्छी और हेल्दी लाइफ की जो है जीने का क्या? देखिए, हो सकता है मुझसे कोई सहमत हो ना हो। अब मेरी तो उम्र 75 साल हो रही है। 50 वर्षों से मैंने चाय नहीं पिया, मैंने कॉफ़ी नहीं पिया, मैंने पान नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, अल्कोहल नहीं लिया, नॉनवेज नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं है, मसाला नहीं खाता, चावल नहीं खाता, मिठाई नहीं खाता हूँ। सुबह कुछ फल खा लिया, दोपहर को फिक्स 2 रोटी खाता हूँ, शाम को थोड़ा कुछ चना भूजा, या रात को बस 2 रोटी। तो ये फिक्स है। दूध मिल गया रात को तो दूध पी लेते हैं। तो एक जो हमारी डाइट है वो हमने तय कर रखी है। रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक एज के बाद जैसे आदमी ग्रोन अप होने लगता है, आप थोड़ा भी स्पाइसी फूड खाते हैं या फैटी फूड खाते, जंक फूड खाते हैं, तो आपका वेट ओबेसिटी होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अब स्वाभाविक है कि इसमें तो मैं कम से कम अपनी लाइफ स्टाइल को या अपने को फिट रखने के लिए, ईश्वर की कृपा भी है कि बीपी शुगर कुछ नहीं है, तो मैं खाने पे बहुत ही पर्टिकुलर हूँ। इतनी शादियों में जाता हूँ, मिठाई छूता नहीं हूँ। लोग जिद करते हैं, इतनी जगह काजू आता, छूता नहीं हूँ। बहुत हुआ तो एक बादाम ले लिया। और इसी तरीके से मैं चाहे 20 घंटे जगूँ, न बेड टी लेता हूँ, न टी लेता हूँ, न कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ, ना। तो फ्रेश रखने के लिए कैसे क्या करते हैं सर आप? एक्टिव रहने के लिए कैसे क्या करते हैं? मुझे लगता है यही हमको एक्टिव रखती है। मैं फिट हूँ ईश्वर की कृपा से, कोई बीमारी नहीं है, इसलिए फिट हूँ, एनर्जेटिक हूँ। अगर आज मैं और वेट होता या और प्रॉब्लम होती तो फिर मैं कैसे फिर यहाँ से 300 किलोमीटर रोज जाता या आता। तो स्वाभाविक है कि ये ईश्वर की कृपा है। तो एक तो आपको फूड हैबिट पे ध्यान देना होगा। हेल्दी फूड खाइए, ये नहीं कोई जरूरी कोई बहुत विटामिन खाइए, लेकिन हेल्दी फूड खाइए भाई आप, और एक अंतराल के बाद। और दूसरी बात, कुछ न कुछ एक्सरसाइज करिए। मैं सुबह टहलता हूँ 1 घंटे,
नहीं होगा, बारिश हुआ तो घर में जिम कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ। मतलब कोशिश करता हूँ कि कम से कम अगर मैंने जितना खाया है, जितनी कैलोरी की ज़रूरत है नहीं तो उसको बर्न करूँ। जी बिल्कुल। तो आपको जीवन में मैं देखता हूँ लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं पार्टियों में खाने के साथ। भाई डॉक्टर तो ये कहते हैं कि अगर आप एक खाना खाते हैं, मील खाते हैं, तो मील खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बिल्कुल। तो आप आखिर एक तरफ फिट भी रहना चाहते हैं और आप एक बाइट खाएंगे खाना, उसके साथ सिप लेंगे आप कोल्ड ड्रिंक का। मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी मतलब आम बच्चों में आप कल देखता हूँ। बिल्कुल, ये तो यूथ में आज ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कोक है, ब्राइट है, फेंटा है, बिल्कुल। कुछ भी है। तो आपको तो खाने के समय पानी लेना ही नहीं चाहिए, लिक्विड लेना नहीं चाहिए। खाना खा लिया फिर आधे घंटे बाद आप फॉलो करते हैं आधे एक घंटे बाद? पूरा मैं करता हूँ फॉलो। बिल्कुल, ये करना चाहिए। मैं पिछले मोदी जी ने जब मुझको कोविड हो गया था जी। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कैसा पानी पीते हैं। तो हमने कहा सामान्य पानी पी लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो मैं पिछले 5-6 वर्षों से गर्म पानी पीता हूँ 12 महीने। मतलब तो सर ये अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद ही क्यों ये आइडिया आया? ये लोग कह रही है, जनता कह रही है हमारे बीच की कि ये अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद में ये क्यों कदम उठाया गया सरकार? तब क्यों नहीं, कब लगाया जाता है? जब टैरिफ हम अमेरिका में जो कर रहे थे, अगर अमेरिका में हमारा टैरिफ कम था, जब उन्होंने 25% लगा दिया, और तो हमको स्वाभाविक है कि फिर हमको अपने सामान पे ज़्यादा टैक्स देना था। तो हम दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते। चाइना हमसे सस्ते में पूरे वर्ल्ड की मार्केट को कैप्चर कर लेता, फिर उन्होंने 50% किया, 100% किया। तो उस टैरिफ का विकल्प क्या था? प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी, कि हम दुनिया की बाजार क्यों खोलें। इससे बेहतर बहाना कुछ हो नहीं सकता। 140 करोड़ भारत का खुद बड़ा बाजार है। बिल्कुल, इतना बड़ा मार्केट है। अपने बाजार में क्यों बूम न लाएं? तो बिल्कुल। वो बूम है। उन्होंने एक छूट दिया कि जो कल तक लोग ब्रांडेड खरीद रहे थे, हमारा पैसा बाहर जा रहा था, लोगों को जीएसटी की छूट मिली और भारत के ही स्वदेशी निर्मित सामानों की, मतलब धनतेरस से दीपावली लेकर के ऐसी बाजारों में रौनक थी, इतनी बड़ी हुई कि आप सोचिए 6 लाख करोड़ के वाहन बिक गए। इसी तरीके सबका रिकॉर्ड हुआ है। तो इसलिए ज़रूरत थी कि आज छूट दे करके हमने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया है। भारत में जीएसटी की छूट दे करके भारत के अमेरिका के उस टैरिफ का जवाब दिया कि आज कहीं भारत के आम जनता को नहीं महसूस हो रहा है कि अमेरिका का टैरिफ है क्या। इसका तो कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा नहीं। महंगाई भी कम हो गई, खुदरा महंगाई कम हो गई। ये सरकार ने अच्छा मैसेज दिया कि हमारी मार्केट खुद इतनी बड़ी है और हमें ज़रूरत नहीं है शायद किसी और देश की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पॉडकास्ट में हमारे आए और आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत। और आपने बहुत अच्छे से सफाई दी, बहुत अच्छी अपनी जानकारी अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जगदम्बिका पाल साहब, आप बीजेपी के सांसद हैं, चार्ट टर्म के, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इनसे आज बहुत शानदार बात हुई और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी देख रहे होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएंगे और अपने प्रतिक्रिया आप हमें ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।